कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए क्या कभी ऐसा लगा है कि सिलेबस के समंदर में कहीं खो गए हैं? तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। असली एग्जाम के सवालों से समझेंगे कि तैयारी को स्मार्ट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि इन एग्जाम्स का सिलेबस कितना बड़ा होता है ना? ऐसा लगता है जैसे जानकारी के एक बहुत बड़े समंदर में उतर गए हों। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास सही टेक्निक्स हों तो यही समंदर हमारे लिए अवसरों का आसमान बन सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये होगा कैसे। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है हिंदी ग्रामर। अब यहां हम थ्योरी की मोटी मोटी किताबों में नहीं खोएंगे, नहीं, हम एक अलग तरीका अपनाएंगे। हम सीधे असली सवालों से ही नियम सीखेंगे। और ये कोई बनावटी सवाल नहीं है। ये देखिए, हम सीधे पिछले साल के एग्जाम पेपर से ही एक सवाल उठा रहे हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि असल में पूछा क्या जाता है और तैयारी किस दिशा में करनी है। तो सवाल हमारे सामने है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? जरा सोचिए, क्या ये किसी इंसान, किसी चीज या जगह का नाम है या फिर कुछ और है? सही जवाब है भाववाचक संज्ञा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, सुंदरता कोई पेन या कुर्सी जैसी चीज तो है नहीं जिसे हम छू सकें, राइट? ये तो एक क्वालिटी है, एक एहसास है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बस यही पहचान है भाववाचक संज्ञा की। अच्छा, चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये थोड़ा अलग है। वाक्य है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें कौन सा कारक इस्तेमाल हुआ है? ये सवाल दरअसल वाक्य में शब्दों के बीच के रिश्ते को टेस्ट करता है। और इसका जवाब है अपादान कारक। इसका नियम बहुत ही सिंपल है। जब भी से शब्द का इस्तेमाल किसी चीज के अलग होने यानी सेपरेशन दिखाने के लिए होता है तो वहां हमेशा अपादान कारक ही होगा। जैसे यहां पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, बस इतना ही है। तो ग्रामर में तो हमने देख लिया कि सीधे सवालों से नियम पकड़ना बेस्ट है, लेकिन इतिहास जैसे सब्जेक्ट्स का क्या करें, जहां नियमों से ज्यादा नाम, तारीखें और घटनाएं भरी पड़ी हैं? चलिए अब इस चक्रव्यूह को भेदने की ट्रिक देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये भारत में ब्रिटिश पावर के बढ़ने की कहानी है जो इन पोस्ट के नामों में ही छिपी है। कहानी शुरू होती है बंगाल के गवर्नर से, फिर जब पावर बढ़ी तो पोस्ट भी बड़ी हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जब कब्जा लगभग पूरे भारत पर हो गया तो वही पद बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर 1857 की क्रांति के बाद जब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई तो इस सबसे बड़ी पोस्ट का नाम बदलकर हो गया वाइसरॉय। तो अब असली सवाल आता है, इन सब पदों पर पहला कौन था, आखिरी कौन था? बाप रे, इतने सारे नाम, इन्हें याद कैसे रखें? यहीं पर काम आती है हमारी मास्टर ट्रिक, एक ऐसी लाइन जो इस पूरी कंफ्यूजन को चुटकियों में सुलझा देगी। और वो जादुई लाइन है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। सुनने में कितना फनी है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये एक मजेदार सी लाइन भारतीय इतिहास के 6 सबसे मुश्किल सवालों का पक्का जवाब है। चलिए खोलते हैं इसका राज। चलिए इस लाइन को डिकोड करते हैं। रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर। है से वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। विलियम से विलियम बेंटिक, भारत के पहले गवर्नर जनरल। की से लॉर्ड कैनिंग, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय। और मौसी में छिपे हैं 2 नाम। मौ से लॉर्ड माउंटबैटन, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। और सी से सी राजगोपालाचारी, पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल। देखा, एक लाइन और 6 पक्के जवाब। लेकिन एक मिनट, सिर्फ नाम रट लेना ही तो काफी नहीं है ना? असली समझ तो तब आती है जब हम इन लोगों के काम को समझते हैं, इनकी पॉलिसीज के असर को जानते हैं। तो चलिए इनमें से कुछ खास किरदारों की कहानी भी समझ लेते हैं। ब्रिटिश राज के 2 चेहरे थे। एक तरफ थे विलियम बेंटिक जैसे रिफॉर्मर जिन्होंने सती प्रथा जैसी बुराइयों को खत्म किया, तो दूसरी तरफ थे लॉर्ड डलहौजी जैसे विस्तारवादी जिन्होंने हड़प नीति बनाकर राज्यों को ब्रिटिश राज में मिला लिया। हाँ, ये बात और है कि रेलवे और डाक जैसी मॉडर्न चीजें भी उन्हीं के समय शुरू हुईं। और इसी तरह लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज और पुलिस सिस्टम का आर्किटेक्ट माना जाता है। वहीं लॉर्ड कर्जन को एक कट्टर साम्राज्यवादी के तौर पर याद किया जाता है, जिसका सबसे बदनाम काम था 1905 का बंगाल विभाजन, जिसका असली मकसद था फूट डालो और राज करो। और ये हड़प नीति आखिर थी क्या? ये डलहौजी की एक बहुत ही चालाक पॉलिसी थी। इसके मुताबिक अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधा सीधा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। इसी बहाने झांसी, सतारा और नागपुर जैसे कई राज्यों को हड़प लिया गया।
और ये नीति इतनी ज्यादा नापसंद की गई कि ये 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी वजहों में से एक बनी। तो हमने दो अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए दो बिल्कुल अलग-अलग तरीके देखे। ग्रामर जैसे रूल बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है, और इतिहास जैसे फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए कहानी और ट्रिक्स के जरिए चीज़ों को आपस में जोड़ना सबसे ज़्यादा काम करता है। तो सबक बिल्कुल साफ है। हर ताले के लिए एक ही चाबी नहीं होती। हर सब्जेक्ट अपनी एक खास स्ट्रैटेजी मांगता है। अब जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए, इन तरीकों के अलावा वो कौन सी एक स्टडी ट्रिक है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।